सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम लोग 2019 का सेकंड पार्ट देखेंगे जो BHU एमकॉम एंट्रेंस का पेपर है। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया है। हम लोग एक सीरीज चला रहे थे 2011 से लेकर के 2019 तक का सारा पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो सारा पेपर हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है BHU एमकॉम एंट्रेंस पेपर के नाम से, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 61 क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो ये जो है 61 क्वेश्चन से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, 120 क्वेश्चन तक आज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कूपन दर, कूपन रेट इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जानते हैं? तो वो हम आपके जानते हैं किसी नाम से, करेंट यील्ड के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? वर्तमान प्राप्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ स्मॉल कोर ग्रुप ऑफ पर्सन डूइंग देयर ट्रेडिंग बेसिकली थ्रू इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का होगा? बोला एक छोटे कोर ग्रुप वाले व्यक्तियों द्वारा मुख्यतः इंटरनेट के द्वारा अपना व्यापार करना एक उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? तो ये है आपका वर्चुअल ढांचा, वर्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है क्या, 63 देखिए, फाइंड आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से सबसे ऑड कौन है? तो है आपका क्या चीज, विजन टेस्ट। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और एटीट्यूड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट, ये तीनों टेस्ट आपके होते हैं। मगर ये विजन टेस्ट जो है वो आंख से रिलेटेड है और ये सारी चीजें जो है आपकी वो आपके भावनाओं से रिलेटेड बोला जाता है। ठीक है, कि आप कैसे वर्क करते हैं उन चीजों की विषय में बात कर रहा है, मगर ये विजन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आंख के विषय में बात करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, ऑड है। नेक्स्ट आपका 64, द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी पेबल इज कॉल्ड, ध्यान दीजिए, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट मोर देन रॉयल्टी, यही इसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग मिनिमम रेंट पेड करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी, तो स्वाभाविक सी बात है हमको क्या होता है, हानि होती है। और वो हानि किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट वर्किंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सरप्लस क्या होता है, तो सरप्लस का मतलब होता है जब हमारी रॉयल्टी मोर देन मिनिमम रेंट होता है तो उस समय जो पोजीशन आता है वो आपका किस नाम का होता है? सरप्लस नाम का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं 65 वाला क्वेश्चन। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल नॉट हेल्प इन चेकिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन चेक करने के लिए कौन सा मेजर नहीं होता है? ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सैंक्शनिंग लिबरल लोन्स, ये आपका इन्फ्लेशन के लिए नहीं होता है, क्योंकि प्रोमोटिंग सेविंग्स, इंक्रीजिंग बैंक रेट और एडॉप्शन ऑफ राशनिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आपका इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए होता है, बट ये चीज आपका नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 66 पे, हु हैज सेड देयर कैन नॉट बी अ मोर सिग्निफिकेंट थिंग इन द इकोनॉमी ऑफ द सोसाइटी दैन मनी, कौन बोला है ये चीज? तो ये आपके बोले हैं कौन, JS मिल साहब। ठीक है, कौन बोला है? JS मिल साहब बोले हैं। तो देखिए ये क्या है आपका, ये आपका डेफिनेशन, ये डेफिनेशन भी आपको आता है एक आध दो, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए जब आप पढ़ रहे हैं। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर इन ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर होते हैं? तो वो होते हैं आपके किसमें, कैपिटल रिजर्व में आपके क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, पूंजी संचय में। अपने ऋणपत्रों को निस्तारीकरण पर लाभ को हस्तांतरित यहीं पे किया जाता है, कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट बोल रहा है 68 वाला, देखिए, डाटा आर अरेंज आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन कंप्यूटिंग, क्या होता है जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करते हैं? इसका मतलब है कि आप माध्यिका की गणना करना चाहते हैं, मीडियन का गणना करना चाहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द मीडियन यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए आप लोग क्या कर रहे हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डाटा को रखना चाह रहे हैं। शिक्षण देखिए क्या बोल रहा है, वियरिंग नेम प्लेट इन द ऑफिस बाय द स्टाफ इज मैंडेटरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का है? ये क्या है आपका, कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा नाम पट्टिका पहनना अनिवार्य है, किस चीज के लिए? ये नियम है। ठीक है, एक नियम बना दिया गया जिसमें कि आप लोगों को, जो लोग नहीं स्कूल में जब जाते थे तो एक तो नेम प्लेट मिलता था बिल्ला टाइप का, उसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो क्या है, ये रूल्स है और ये रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का कौन सा मेरिट नहीं है? तो देखिए
सुटेबल फॉर रूटीन वर्क ये है, हायर मोरल ऑफ स्टाफ है, टाइम डिसीजन है, मगर डिफिकल्टी इन कंट्रोल ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन का मेरिट नहीं है, ये डीमेरिट है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर इज लेस देन इट्स रियल वैल्यू द कंपनी इज सेड टू बी, ध्यान दीजिए, जब बुक वैल्यू जो है रियल वैल्यू से क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा, अंडर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। वो पोजीशन आपका क्या होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन का होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट इज गिवन इन, किसमें होता है, तो शेड्यूल 3 में होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में दिया, तो आप अब प्रॉफिट एंड और लॉस अकाउंट का देख लीजिए, ठीक है। देखिए अगर आपको BHU MCOM निकालना है, BHU के कैंपस में अगर आपको जाना है, तो एक बात आपको ध्यान देना होगा कि जैसा क्वेश्चन वो पूछ रहा है उससे मिलता जुलता आपको क्वेश्चन जरूर देख लेना है, और कोशिश ये करना है कि हमारा जो 4 ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन भी हमारा क्लियर हो। क्योंकि होता क्या है, अगर मान लो वो पेपर बना रहे हैं, पेपर सेट करने से पहले कोई भी व्यक्ति अगर क्या करता है, पिछला पेपर उठा के जरूर देखता है। इसीलिए हम इस पूरे पेपर का क्या कर रहे हैं, आप लोगों को पूरा नोट्स दे रहे हैं ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए कैसे क्या चीज होता है। बोला है टू एसर्टेन द क्लोजिंग डेटर ऑफ अ ब्रांच विल बी इंक्लूडेड, अगर क्लोजिंग डेटा अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं तो क्रेडिट सेल्स को जरूर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी के द्वारा हमको डेटर की वैल्यू पता चलेगी। डेटर तभी बनता है जब हम किसी को क्रेडिट सेल्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होता है, प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल होता है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट ये तो है ही इकोनॉमिक्स का पार्ट, थ्योरी ऑफ फर्म ये भी है, यानी कि ऑल ऑफ द 3 आपका क्या है, पार्ट है किस चीज का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट क्या बोला, देखिए, विच फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, तो इसमें आपके देखिए 1 2 3 4 4 तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से क्या हो रहा है, फ्री रेंज टेक्निक इज द मोस्ट सुटेबल टेक्निक ऑफ डायरेक्शन फॉर साइंटिस्ट, एकदम सही है। बोला डायरेक्शन मे बी नीडेड इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, ठीक है, ये भी सही है। डायरेक्शन इज हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग अ चेंज प्रोग्राम, ये भी एकदम सही है। यानी कि सही नहीं है तो क्या नहीं है, तो वो है आपका क्या चीज, सिलेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डायरेक्शन, चयन निर्देशन का एक अभिन्न अंग है, ऐसी कोई बात नहीं है। निर्देशन देना अलग चीज हो गया और चयन करना अलग वो चीज हो गया। आप किसी व्यक्ति को सिलेक्ट कर रहे हो वो अलग बात है, और उसको डायरेक्शन दे रहे हो वो अलग बात है, ठीक है। वो दोनों अभिन्न अंग नहीं है, वो अलग अलग चीजें हैं। आते हैं 76 पे बोला है, अ लीज वॉज एक्वायर्ड फॉर 5 ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 20,000, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट डेप्रिसिएशन शुड बी रिटेन ऑफ अकॉर्डिंग टू द एन्युटी मेथड, द एन्युटी ऑफ ₹1 at 5% फॉर 5 years इज इतना, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज, तो आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे होगा, इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, 20,000 में, कितने में, 20,000 में, यानी कि वैल्यू ऑफ द असेट्स में अगर आपका ये जो है 1 से नीचे है, वैल्यू क्या है, 1 से नीचे है, तो उस समय आप क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.23097.5, इनसे अगर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4619.50, ऐसा ही होता है। और जैसे ही ये वैल्यू अगर 1 से ऊपर है, 1 से नीचे है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ऊपर है तो डिवाइड देंगे, तब पता चल जाएगा हमारा क्या चीज, ह्रास की राशि। क्लियर है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर वैल्यू इज लेस देन 1 then you multiply with the amount of assets value, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ऐसा नहीं होता है, 1 से अगर नीचे ऊपर है, ठीक है, तो क्या होगा, आप इसको डिवाइड देंगे। क्लियर हो गया, क्या चीज, एन्युटी की वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 77 में, डायगोनल कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, डायगोनल कॉम्बिनेशन हम लोग किस और नाम से जानते हैं, तो ये आपका जाना जाता है किस नाम से, सर्विस कॉम्बिनेशन के नाम से, सेवा संयोजन के नाम से, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स इज अ, क्या है, ये क्या चीज है, तो ये है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय, ठीक है, क्योंकि ये हर साल लगता है, ठीक है। एक बार लगाने के बाद ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया जाता है, हर साल इसको लगाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज ₹1,20,000, बी एंड सी आर इक्वल को ओनर ऑफ द हाउस, बी इज इनकम
फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी रुपीज। अच्छा, ये दोनों है भाई, और दोनों का ये बातें बोल रहा है। 1,20,000 है, ठीक। और को ओनर है वो दोनों कौन कौन, बी और सी। तो बी की इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा, तो आपको निकालना है, ठीक है। तो आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 42,000 हो जाएगा। अब कैसे होगा जरा ये देखिए, जब दोनों हैं तो क्या हो जाएगा, 60,000 यहाँ और 60,000 यहाँ, ठीक है। आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है 30% का, तो इसका 30% कितना होगा आपका, अगर 30% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 60,000 का अगर आप 30% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 18,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 0 0, 10 में से 8 गया 2, 5 में से गया 4, 42,000। ये देखिए 42,000 आपको मिल गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्या चीज, 80 वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, कौन सा है जो कि एक कंपनी के संगठनात्मक ढांचे को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है, यानी कि साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये प्रभावित करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये भी प्रभावित करता है, मैनेजरियल पॉलिसी ये भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये जब आपका है, जब सब कुछ कर ही रहा है, तो नॉन ऑफ द थ्री, इनमें से कोई ऐसा आपका पॉइंट नहीं हमको समझ में आ रहा है कि इसको क्या करे, प्रभावित नहीं करता हो, सबका सब प्रभावित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, सही है। 81 वाले में आते हैं क्वेश्चन में, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। ध्यान दीजिए, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए पॉलिसीज, प्रोसीजर और प्रोग्राम, ठीक है, ये सारे हैं। और आपके क्या नहीं है, तो आपके नहीं है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल आपके एलिमेंट ऑफ प्लानिंग में नहीं आते। तो देखिए यहाँ पे आपको ये 3 दिया है, आप इसके और भी एलिमेंट होते हैं उसको देख लीजिए, हो सकता है उसमें से दे दे और उसमें से आपको एक प्रिंसिपल बोल दे, फिर कुछ और बोल दे, तो आप उसमें से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए, अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एन, किस तरीके का होता है, तो मैंने बोला था एग्रीमेंट टू सेल्स होता है। क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल्स। ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये इसका मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज, क्या होता है, अगर आप प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर में, तो वो होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट, ओके। फिर क्या बोला, देखिए अच्छे से, डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स कंट्रोल्ड बाय एन इंडस्ट्रियल हाउस इज एन एग्जांपल ऑफ, किस चीज का एग्जांपल है वो है आपका सर्कुलर कॉम्बिनेशन का क्या है, एग्जाम्पल है। क्या एक औद्योगिक समूह के द्वारा नियंत्रित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों एक उदाहरण है। तो ये सर्कुलर है, क्योंकि ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब क्या, टाटा मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, इसने क्या क्या बनाया, शॉल्ट भी बनाया, इसने क्या बनाया, गाड़ी भी बनाई, इसने क्या बनाया, और भी सारी प्रोडक्ट्स को इसने बनाया। तो ये सब एग्जाम्पल किस चीज का है, ये है आपका क्या चीज, वित्तीय संयोजन का। नेक्स्ट आपका क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर का कौन सा फीचर नहीं है, तो वो है आपका पार्टली पेड बोनस शेयर कैन बी इशूड। ऐसा नहीं होता, जब भी अगर बोनस शेयर इशू होता है तो पूरा फुली पेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द साइज ऑफ कैश रिजर्व केप्ट बाय द कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो क्या होता है आपका ये डेड स्टॉक, ठीक है। निम्न में से कौन सा कारक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखे जाने वाले नगद कोष के आकार को प्रभावित नहीं करता है, तो ये डेड स्टॉक मृत स्कंद नहीं करता है, बल्कि साइज ऑफ डिपॉजिट हो सकता है, पास्ट प्रैक्टिस हो सकता है, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मगर ये डेड स्टॉक आपका नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कौन सा नहीं है, तो ध्यान दीजिए ये तीनों ही है, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मगर पावर जो है आपका नहीं है। क्या चीज का एलिमेंट नहीं है, किस चीज का, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अ बैंक। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टमेंट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टमेंट आपका नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, हम इसका लिंक जो है, जो पेपर है उसका हम लिंक वगैरह या पेपर है हम अपने चैनल पे भेजते हैं। कौन से चैनल पे, वो है आपका टेलीग्राम का चैनल, जो कि इसी नाम से विनेश ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से है। हमारा फेसबुक पेज भी है विनेश ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से, उस पर भी आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वगैरह हैं, वहाँ पे भी आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और उतनी ही जल्दी आप BHU के कैंपस में दिखने के लायक हो सकेंगे। ठीक है, तो आप उस पर भी देख लीजिए। हमारा टेलीग्राम
पे भी बना हुआ है, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। उस पर भी हम अच्छे अच्छे अपडेट्स देते रहते हैं, उसको भी अगर आप फॉलो कर लेंगे, वो भी हमारे इसी नाम से है, बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दे रहे हैं, आप उससे जाके वहीं पे आप डायरेक्ट वहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना सोशल मीडिया सारे हैं हमारे, और आप अगर उस पर जुड़े रहते हैं तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। बोला द रजिस्ट्रार शैल नॉट रजिस्टर अ प्रोस्पेक्टस इफ, क्या, ऑल ऑफ द थ्री, कौन कौन सा, रजिस्ट्रार प्रोविडेंट का पंजीयन नहीं करेगा यदि इट इज नॉट accompanied by consent of the auditor, it is not dated, it is not signed by the every person, ठीक है। पंजीयन कब नहीं करेगा, जब वो क्या हो, इसमें ऑडिटर उसमें कुछ ना बोला हो, ठीक है। अगर उस पर डेट ना अंकित हो तब भी नहीं करेगा, और अगर साइन ना हो तब भी नहीं करेगा। यानी कि ऑल ऑफ द थ्री ऐसी कैटेगरी है आपकी जिसके कारण कि आपका रजिस्ट्रार जो है प्रोस्पेक्टस पे साइन नहीं करता है, ठीक है, रजिस्टर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ ईपीएस इज 4, डीपीएस इज 2.50, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 16% एंड IRR, ठीक है, इज 18% एज पर वॉल्टर्स मॉडल, मार्केट प्राइस पर शेयर विल बी, मार्केट प्राइस क्या होगा, तो मार्केट प्राइस आपका क्या हो जाएगा 26.17 होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कीजिए आप, वॉल्टर्स मॉडल मार्केट प्राइस का आप फॉर्मूला देख लें, अब फॉर्मूले के बाद इस चीज़ों को कर लें। ये फाइनेंस का पार्ट है, ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आपके रहेंगे, आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा टफ है, तो ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं, अगर आपको 120 क्वेश्चन आता है, उसमें से अगर एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लेवल अप दे देता है, तो वो सिर्फ आपको ये चेक करने के लिए देता है कि आपने पूरे बीकॉम में कैसी पढ़ाई पढ़ी है। यानी कि आपको वो चेक करना चाह रहा है बीएचयू कि आप हमारे पास अगर आप आ रहे हो तो क्या आप क्रीम हो कि नहीं। अगर आपका एडमिशन तो 120 क्वेश्चन पूरा करने पे नहीं, उससे कम करने पे भी हो जाएगा, मगर आपको एक आध दो क्वेश्चन मिलेगा ना, तो ये जो एक आध दो क्वेश्चन है उसमें से ये एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख गया कि इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। बोला द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स इन इनकम टैक्स, प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो ये होता है आपका अकाउंटिंग ईयर होता है, हिसाबी वर्ष होता है। हम लोग जानते हैं कि जब टैक्स का पेमेंट होता है, क्या चीज होता है, टैक्स का पेमेंट होता है, तो वो कब होता है, आपके प्रीवियस ईयर के इनकम पे होता है, ठीक है। करंट ईयर में अगर टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर में जो कमाए हैं उसी पे आप करेंगे। आगे आने वाले पे अगर आप टैक्स पे अगर करते हैं, या जितना अभी कमाए हैं, इस साल में कमाए हैं, उस पर अगर आप करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका एडवांस टैक्स कहलाता है। मगर आप जब भी पेमेंट करते हैं टैक्स का, तो कब करते हैं, आप प्रीवियस ईयर पे करते हैं। क्लियर है, तो ये आपका क्या है, अकाउंटिंग ईयर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग ईयर ये तो बीएचयू बोल रहा है, मगर मेरे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। ये आप अच्छे तरीके से मानिए, ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन सही है, ये जो बीएचयू बता रहा है ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि असेसमेंट ईयर के पहले का जो वर्ष होता है उसी को प्रीवियस ईयर मानते हैं, ठीक है। हमने अभी बताया भी आपको कि असेसमेंट ईयर जो होता है वो उसमें हम क्या करते हैं, टैक्स पेमेंट करते हैं, और वो कब करते हैं, प्रीवियस ईयर के बेस पे करते हैं। आपका अकाउंटिंग ईयर नहीं माना जाएगा, माना जाएगा क्या चीज, आपका दूसरा वाला। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। क्लियर है, अगर आपको तब भी कोई कंफ्यूजन लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मगर आप अगर उठा के किताब भी देखेंगे तो आपका यही मतलब निकलेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चेक, कौन सा चेक नहीं है, तो देखिए ऑर्डर चेक होता है, ओपन चेक होता है, बियरर चेक होता है, स्पेशल चेक कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 93, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे रिलेटेड होता है, तो वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन से होता है। आप कैसे और कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कैसे और किस तरीके से पैसे का जुगाड़ कर रहे हो, ये सब सारी चीज़ें आप जब भी देखोगे तो आप अगर फाइनेंस में अगर बात कर रहे हो, उसका मैनेजमेंट कर रहे हो, तो वो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ही आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी करेंसी। इमरजेंसी करेंसी किसको कहते हैं, तो वो जब ये क्या इमरजेंसी करेंसी का मतलब ही समझ लीजिए क्या होता है कि जब गवर्नमेंट को लगता है कि ये इस समय करेंसी हमको इशू करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो इसका काम नहीं होने वाला,
तो उस टाइम क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट एक तो फिएट मनी इशू कर देती है, जिसको कि प्रादेशिक मुद्रा कहते हैं। ये मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन है कि आप क्या करिए उस करेंट सिचुएशन से निकलने के लिए ही, जैसे बाढ़ आ गया, बहुत सूखा पड़ गया, बहुत भूकंप आ गया, ऐसी परिस्थिति हो गई जबकि वहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, सब कुछ एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है। उस वक्त के उस केस में आपका क्या होता है, फिएट मनी इशू होता है, इमरजेंसी करेंसी। उससे क्या होता है, वो आपातकालीन स्थिति सॉल्व हो जाती है, उसके बाद फिर इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है 95 देखिए, रिलेशनशिप ऑफ मीन मीडियन एंड मोड आर एज फॉलोज, किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, ये ऑप्शन मोड इक्वल टू क्या होता है 3 मीन माइनस 2 मीन। ये क्वेश्चन आपका फॉर्मूला है, कभी कदार इसी बेस पे आपके क्वेश्चन भी दे देगा, तो इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से याद करें स्टेट्स में, क्योंकि फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन बनता है। अब देखिए नेक्स्ट, फिर आपको देखिए वही मिल रहा है, क्या चीज़ है कि फॉर्मुलेशन ऑफ द कंप्यूटिंग क्वार्टाइल डिवीजन इज, क्वार्टाइल डिवीजन कैसे होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, यही आपका ऑप्शन क्या है, सही है। क्वार्टाइल डिवीजन इसी तरीके से निकालते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अगर स्टैट्स अगर आपको करना है इसमें, तो स्टैट्स को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से फॉर्मूला वगैरह याद होना चाहिए, उसको बार बार आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको वो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, द नेचर ऑफ टेलीफोन एक्सपेंसेस इज, क्या होता है, सेमी वेरिएबल, अर्ध परिवर्तनशील होता है। टेलीफोन व्यय जो होता है वो कैसा होता है, अर्ध परिवर्तन होता है। ठीक है, हो सकता है आधा आपका खुद का व्यय माना जाए, आधा आपके ऑर्गेनाइजेशन का व्यय माना जाए। ठीक है, फिर बोल रहा है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ये जो है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का उदाहरण नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है देखिए अच्छे से 99, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, ये तो है। कंट्रोल ऑन कमर्शियल बैंक्स, ये भी है। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है। इशू ऑफ नोट्स, ये भी है। नॉन ऑफ द 3, इनमें से कोई भी नहीं है। बोला जाए कि कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो देखिए इसमें तो ये सारी चीजें हैं भैया। साख का निर्माण, एक मिनट ये जो है ना, हमसे एक गलती हो गई, क्या हो गई, ये क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बोला, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट आरबीआई करता है, इनका क्रिएशन जो होता है वो आपके कमर्शियल बैंक करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाज प्रोपाउंडेड एंड डेवलप्ड बाय, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा बताया गया, तो वो आपको बताया गया कौन चीज, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन इज, सेकेंड लॉ क्या है आपका, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन है। तो अब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन भी आपको देखना पड़ेगा, तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन क्या कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या चीज है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, व्हेन द मिनिमम रेंट इज लेस देन द रॉयल्टी, मिनिमम रेंट लेस देन द रॉयल्टी है, तो उस समय क्या होगा, हमने ऊपर ही बताया आपको सरप्लस होगा। और जब मिनिमम रेंट जो है रॉयल्टी से अगर ज़्यादा होता है तो उस समय क्या होता है, आपको शॉर्ट वर्किंग होता है। तो ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दिया, तो ये आप इसका आंसर क्या है आपका 4 है, सरप्लस। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विद द एप्लीकेशन ऑफ डेब्ट फंड्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज, क्या होता है, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो पूंजी संरचना में निधि ऋण निधि के प्रयोग से निधि में से कौन सा परिवर्तन होगा, तो वो होगा आपका फाइनेंशियल लीवरेज, वित्तीय उत्तोलक आपका होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका वित्त क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, द कंबाइंड लीवरेज इज कैलकुलेटेड एज, कंबाइंड लीवरेज कैसे होता है, तो वो होता है DOL इंटू DFL, इसके अकॉर्डिंग इसको कहते हैं संयुक्त उत्तोलक, गणना इसी तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें से सही है, तो ये आपका है हायर परचेज हैज द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, याद है, रिपोजिशन इसी में होता है, हायर परचेज में ही होता है, तो यही आपका क्या चीज है, सत्य है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला देखिए, इन केस ऑफ फॉरेन ब्रांच करेंट एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी कन्वर्टेड एट, क्या बोल रहा है, फॉरेन ब्रांच के केस में करंट एसेट्स और लायबिलिटी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, रेट प्रिवेलिंग ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, जो लास्ट डेट पे चल रहा है रेट, उसी पे ये बात परिवर्तन होता है। क्यों, क्योंकि उसी पे हम क्या कर रहे हैं, अपना हम बुक्स ऑफ अकाउंट में अपना एंट्री कर रहे हैं।
देखिए 107 का क्या है, ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज इन फाइनल अकाउंट्स आर रिटेन 2 प्लेसेस। हाँ, कौन कौन से प्लेसेस पे ध्यान दीजिएगा। इस पर हम एक अच्छा एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आप स्कूल से, आज कीजिए थोड़ा सा अपना बचपन का दिन, अगर आप स्कूल से बाहर जाते थे, ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ बताना पड़ता था, 2 या 3 जगह बताना पड़ता था। पहले क्लास टीचर को बताइए, या तो प्रिंसिपल को बताइए, दूसरा अपने दोस्त, हमारे दोस्त लोग भी पूछते थे कि कहाँ जा रहे हो आप, तो उनको भी बताना पड़ता था। तीसरा घर आके मम्मी को भी बताना पड़ता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम, या तो फिर हम स्कूल से क्यों आए हैं, ठीक है। यानी कि आपके घर के बाहर अगर आपका कोई भी वर्क होता है तो उसको 2 से 3 जगह बताना पड़ता था, ठीक है। मगर अगर आप घर से कहीं बाहर जाते थे तो आपको कहीं बताने की जरूरत पड़ती थी नहीं, सिर्फ और सिर्फ घर में। तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से ध्यान दे दीजिएगा। आपका वो होता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है, आपका होता है ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर में कोई चीज़ दी हुई है, ध्यान से एकदम इसको सुन लीजिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर में कोई चीज़ दी हुई होती है तो वो एज पर आपके होम है, ठीक है। जैसे आप घर में से कहीं बाहर जाते हो, जैसे मम्मी को बताते हैं, उसी तरह से अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई चीज़ दिया हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ या तो ट्रेडिंग में जाएगा, या तो पीएल में जाएगा, या तो फिर बैलेंस शीट में जाएगा। मगर अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। बाहर का मतलब क्या होता है, एक इस तरीके से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो आपके यहाँ पे जो एडजस्टमेंट में जो चीज़ें दी हुई थी, ठीक है, तो वो जो है आपका 2 से 3 जगह जाता है। और वो कहाँ कहाँ जाता है वो देखिए, वही जो हमने बोला, स्कूल से अगर आप बाहर जाते हैं तो कैसे जाते हैं और क्या करते हैं, तो वो जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसका आप एग्जाम्पल भी दे दीजिए। जैसे मान लीजिए वेजेस पे आपका आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो वेजेस पे आउटस्टैंडिंग है तो पहले जाके ट्रेडिंग में वेजेस आपका जुड़ जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष में ये जाएगा। मान लीजिए प्रीपेड है आपका, तो प्रीपेड क्या होता है, पीएल में जाकर के रिलेटेड टू जो वैल्यू है, जो भी आपका चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उसमें आपको घट जाएगा, जो भी मदे हैं उसमें आपको घट जाएगा। दूसरी बात क्या हो जाएगा, वो बैलेंस शीट के एसेट्स में चला जाता है। क्या चीज़, प्रीपेड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग जाता है आपके लायबिलिटी में और प्रीपेड जाता है आपके एसेट्स में। तो ये आपको समझ में आ गया। मगर अगर मान लीजिए प्रीपेड अगर आपके ट्रायल बैलेंस में दिया है तो कहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग आपके ट्रायल बैलेंस में दिया है तो कहाँ जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो वो जाएगा आपके लायबिलिटी में और प्रीपेड जाएगा आपके एसेट्स में। तब ये दोनों के दोनों आइटम आपके कहाँ नहीं जाएंगे, पीएल में नहीं जाएंगे और ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है 108, P = mv + m'(v' डिवाइडेड बाई t, विच एलिमेंट इज नॉट एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। कौन सा कॉन्स्टेंट नहीं है, तो आपका m जो है आपका कॉन्स्टेंट नहीं, क्लियर है, m जो है आपका क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं। नेक्स्ट क्या बोला, जरा देखिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग, किस चीज़ का मैनेजिंग करता है, शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या चीज़, आप अल्पकालीन संपत्तियां एवं दायित्व को ये मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म से रिलेटेड ही होता है। इन केस ऑफ द फर्म डिसोल्यूशन ऑफ द बैलेंस ऑफ द रिलेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, तो ये आपका जाता है किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाता है। इसमें होता है लाभ विभाजन अनुपात में इन चीज़ों को भेज देते हैं, ठीक है। हु आर पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कौन है, तो देखिए ड्रॉवर होता है, ड्रॉवर और उसके बाद पे, ये तीनों होते हैं तो ऑल ऑफ द 3 होगा। प्रॉमिसरी नोट होता है तो ये 2 पार्टी होते हैं, मगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसलिए इसमें 3 पार्टी होते हैं। आपका ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया और एक क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा, मान लीजिए 2 3 4 1 ऐसे भी बोल सकता है, तो आपको क्या लगाना है, 3 लगाना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अगर यही प्रॉमिसरी नोट होता तो प्रॉमिसरी नोट के समय में आपके 2 पार्टी होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। फिर क्या बोला है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा लाइन ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, तो डेमोक्रेटिक नेचर, ठीक है, प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन होता है, बेटर कंट्रोल होता है, स्ट्रक्चर डिसिप्लिन होता है। और एक बात और, लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी आपको ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप एकदम अच्छे तरीके से समझ जाइए। नेक्स्ट क्या बोला है, देखिए, ड्यूटीज ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिस्ट इज या आर क्या होता है, तो अगर मान लीजिए एनालाइजिंग ऑफ द प्रॉब्लम करते ही हैं इकोनॉमिस्ट, उसके बाद टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द बिजनेस ये भी करते हैं वो, और उसके बाद सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ये भी करते हैं। यानी कि आपका तीनों का तीनों ऑप्शन क्या है,
सही है। इकोनॉमिस्ट का ये तीनों ही फंक्शन आपको क्या है, कारगर दिख रहा है, और तीनों इसके क्या है, एकदम आंसर माने जाते हैं। फिर क्या बोला, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन्स इज बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन। ठीक है, कौन सा है, बोला निम्नलिखित पाठ्यांतरों में से कौन सा मुद्रा के कार्य विनिमय के माध्यम पर आधारित है। तो अमेरिकन वर्जन, अमेरिकन पाठांतर जो है आपके किसमें आधारित है, आपके विनिमय के माध्यम से रिलेटेड माना जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, द रेमेडीज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन आर। ठीक है, उपाय क्या है, इसको कैसे अंडर कैपिटलाइजेशन सही किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ द थ्री, यानी कि शेयर स्प्लिट, अंश का विभाजन कर दो, इशू ऑफ न्यू शेयर, न्यू इशू आप कर दो, उसका इशू ऑफ बोनस शेयर, ऐसा कर दो। तो आपका ये तीनों क्या है, आपका अल्प पूंजीकरण के उपाय हैं। तो आप जा करके अभी इस वीडियो के बाद तुरंत आप लोग क्या देखेंगे, ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि इसके बेस पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखिए मिल गए हैं। उम्मीद करते हैं हमें ऐसा है, इसी पेपर में ही आपके 61 से 120 में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए हैं, इसलिए इसको आप जरूर से जरूर एक बार देख लीजिए। रॉयल्टी अकाउंट इज यही एक अकाउंट है ऐसा, रॉयल्टी ही एक ऐसा अकाउंट है जो जिस साल जन्म लेता है उसी साल मर जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने बोला, जिस साल जन्म लेता है उसी साल मर जाता है, इन द सेंस कि जब ये क्या होता है, राइज होता है, उसी बार ये उसी ईयर में वो डिस्ट्रॉय भी होता है। तो इसीलिए ऐसा जो भी अकाउंट होता है वो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट के नाम से ही जानते हैं, यानी कि नाम मात्र खाता। गलत दे दिया है, देखिए हिंदी में अवास्तविक खाता बोला है, हाँ चलिए मान सकते हैं इसको भी, मगर इसको नाम मात्र कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड का सबसे ओल्डेस्ट क्या है, तो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड है। क्या है, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड है, कि जब स्वर्ण की मुद्रा चलन में होती थी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन एट कॉस्ट प्राइस विल बी रिकॉर्डेड इन द ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंटल इन द, कहाँ पे होता था, अगर मान लीजिए ऐसी बातें करते हैं तो वो होता है क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में ये जाता है। ठीक है, कब, अंतर विभागीय व्यवहारों में माल के लागत मूल्य पर हस्तांतरण की प्रविष्टि होगी, अंतर विभाग के कहाँ, क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन, कब आया, तो ये आपका क्या आया, 1930 में आया। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है, 120 क्वेश्चन, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो क्या बोला है, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, जब एग्रीमेंट का खत्म हो जाता है तो प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, कैसे बांटा जाता है, तो ध्यान दीजिए ये हम बता रहे हैं, मगर अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें, ताकि उनका भी BHU कैंपस निकलने का थोड़ा चांस बढ़ जाए। क्योंकि देखिए अगर आप किसी की मदद करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब क्या है, यहाँ पे आप बोलेंगे सर कंपटीशन बढ़ेगा, देखिए कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप उस तरीके से काम भी करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अपने दुश्मन को अपने लायक बना करके तब अगर आप मेहनत करते हो ना, तो आप कुछ अलग करोगे। ठीक है, क्योंकि आप अपने सबसे बड़े विरोधी जब तक नहीं बनोगे ना, तब तक आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। मान लीजिए आपने नहीं बताया, वो कहीं और से देखा, अगर आप बताते तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मेरा जो फ्रेंड है वो चीज़ों को जान रहा है। दुश्मन को सबसे पहले, अगर आप दुश्मन मानते हो तो, ऐसा तो है नहीं, अगर आप दुश्मन मानते हो, ठीक है, कंपटीटर मानते हो, तो पहले उनको अपनी लेवल पे खड़ा करो, मेरा ये मानना है। जब खड़ा कर दोगे ना तो तुमको मालूम होगा कि उसके पास भी वही चीज़ है, मेरे पास भी वही चीज़ है, तो हम उससे 20 कैसे पढ़ेंगे। तो उससे 20 पढ़ने के लिए बस एक ही मात्र उपाय है, क्या चीज़, मेहनत। वो जितना मेहनत करता है उससे अगर हम और मेहनत स्टार्ट कर देंगे तो शायद हमारा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, किस्मत उसी का साथ देता है जो हार्ड वर्कर होता है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको हर चीज़ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, और हर चीज़ों का आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन एकदम अच्छे तरीके से मानना पड़ेगा। अगर आप मानेंगे तभी आप BHU कैंपस में रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 2019 का ये लास्ट सेट है, लास्ट पार्ट है, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। कुछ भी अगर और आपकी बातें होती हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कुछ अगर ऊपर से गलत हुआ हो कोई क्वेश्चन वगैरह, तो आपको बता देंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको पिन कर देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरी हमने कोशिश की है कि आपको एक ये
जो सीरीज चला है 11 से 19 तक में, उसमें सब चीज़ें आपको बता दिए हैं ताकि कोई समस्या ना हो। अच्छे तरीके से आप बस तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई वहाँ पे एलियन व्यक्ति नहीं जाता है, वहाँ पे ही इंसान जाता है, आप ही की तरह जाता है। आप नॉर्मल पर्सन नहीं हो। अगर आप नॉर्मल होते तो शायद आप यहाँ रहते ही नहीं, क्योंकि यू आर द यूनिक पर्सन इन योर सेल्फ। आप खुद में एक यूनिक पर्सन हो, ठीक है। अगर नहीं इस काम को कर सकते हो तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। और एक बात बोल दें, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। जब तक आप खुद को नहीं हराओगे ना, तब तक आप जीत नहीं सकते हो, ठीक है। आइए 120 का देखिए आंसर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इक्वली क्या होगा? इक्वली। साझेदारी संलेख के अभाव में जैसे ही संलेख का अभाव हो गया, हमारा देखिए एक तो पार्टनरशिप से रिलेटेड भी एक तो वो बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसको आप जाके देख लीजिए। पार्टनरशिप रिलेटेड सारी बातों को हम लोग बताए हैं वहाँ पे, और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, हमने टैक्स से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट बनाया, टैक्स भी आप देख लीजिए। कॉस्ट से रिलेटेड बनाया, कॉस्ट भी आप देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका और जो वेराइटी ऑफ द चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक। और हाँ, हमने अकाउंट से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, आप उसको भी देख लें, ठीक है। कॉमर्स एंट्रेंस के नाम से उसका प्लेलिस्ट बना होगा। अब हमारे पूरे उसमें देखते रहें, आपको हर चीज़ अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आपको बेस भी मिलेगा, जो हमने कॉन्सेप्ट वगैरह दिया है उसको भी आप देखिए, ताकि आपका सारा चीज़ जो है एकदम क्लियर हो जाए। आप इसी एक प्लेटफॉर्म से, बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से आपका PHU का BCom और MCom दोनों पार्ट निकल सकता है। अगर आपके कोई अगर साथी अगर BCom के हैं, तुम्हारे छोटे भाई बहन या कोई भी दोस्त यार कि कोई वो रिश्तेदार वगैरह, तो आप उनको भी बताएं कि ये प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज़ मिलेगा। देखिए, आपका प्यार ही हमें और मोटिवेट करेगा, और जैसा आप अगर अच्छे से अगर देंगे रिस्पांस, उसी तरीके से हम और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको और चीज़ें अच्छे से मिल सकें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर आगे कैसे क्या होगा। आप लोग अगर जैसा भी होगा आपका रिजल्ट, आप हमें ज़रूर बताइएगा, हमारे यहाँ पे आके कमेंट करिएगा। हमारे आप टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाइए, हमारे फेसबुक लिंक पे जुड़ जाइए। जैसा भी होगा आपका पेपर, जैसा भी आएगा वैसा आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपका पेपर हुआ, ठीक है। क्योंकि आप अगर बताएंगे तो यही हमारा मोटिवेशन होता है, यही हमें मोटिवेट करेगा कि हम आप लोगों को और चीज़ें, अच्छे से अच्छी चीज़ों को दें, ताकि आप उसको और आगे बढ़ा सकें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।